बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं जी, हमारे पास पर्सनैलिटी का टॉपिक है और डिफरेंट पर्सनैलिटी थेरी को देखेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे पर्सनैलिटी की। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये कोई बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं है या डिटेल्ड टॉपिक नहीं हम यहाँ पढ़ेंगे। ये शॉर्ट नोट्स होंगे और इसमें मेजर चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे। वो जो डिटेल वाले लेक्चर्स हैं या डिटेल वाला कोर्स है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, वो बाद में करेंगे। फ़िलहाल आपको ये शॉर्ट नोट्स बता देते हैं, हम दिखा देते हैं और थोड़े से समझा देते हैं। तो इसको समझ लीजिएगा और मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे इससे। और दूसरी बात ये कि अगर हम पर्सनैलिटी थ्योरी को पढ़ेंगे तो भी ये उसके अंदर आ जाएगा, अगर हम स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ेंगे तो भी उसके अंदर आता है। यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स को भी पढ़ें तो उसके अंदर भी बेसिकली पर्सनैलिटीज़ को ही डिस्कस किया जा रहा होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा और अलग से भी इसको देख सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं जी। वट डू वी मीन व्हेन वी से, हमारा मतलब क्या होता है जब हम ये चीज़ें कहते हैं। शी हैज़ गॉट अ गॉर्जियस पर्सनैलिटी, ही हैज़ अ पावरफुल पर्सनैलिटी, ही हैज़ अ डल पर्सनैलिटी, शी हैज़ अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। वो कहते हैं जब हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि हम जब ऐसा बोल रहे होते हैं क्यों बोल रहे होते हैं। इन सेइंग सो एंड वाइल डिस्क्राइबिंग द पर्सनैलिटी वी रेफरिंग टू, जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं बेसिकली, द लुक्स ऑफ अ पर्सन। क्या पर्सन के लुक्स के बारे में बात हो रही होती है, ओवरऑल इंप्रेशन के बारे में बात हो रही है, या मे बिहेव विद अस, उसके बिहेवियर की बात हो रही होती है, या वे वी फील अदर्स ट्रीट अ पर्सन, या उसका ट्रीट करने के हवाले से बात हो रही होती है। तो किस हवाले से बात हो रही होती है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपको एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि आपको समझाया जा सके। ठीक है, अच्छा। एंड व्हाट अबाउट व्हेन वी से ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज़ अ गुड डिसीजन मेकर, ही हैज़, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। हेयर वाइल डिस्क्राइबिंग सम वंस पर्सनैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, जब पर्सनैलिटी की बात आती है तो हम बात करते हैं द फीलिंग्स, इमोशंस, कॉग्निशंस एंड साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ अ पर्सन। जब पर्सनैलिटी की बात होती है तो उसकी बात होती, किन चीज़ों की बात होती है, किन फैक्टर्स की बात होती है, फीलिंग, इमोशन, कॉग्निशन एंड साइकोलॉजिकल मेकअप। अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज अंडरस्टूड इन अ नंबर ऑफ वेज, डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू इसको समझा जा सकता है। तो देखते हैं। पर्सनैलिटी इज सम ऑफ टोटल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। वो कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है ना, बेसिकली सम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होती है, डिफरेंट ट्रेड्स का सम होती है, जिनकी बेस पर हम उसको दूसरों से डिफर कर सकें, दूसरों से अलहदा समझ सकें या कह सकें, वो पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, आपकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी होगी अगर वो उसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी इज द स्टेबिलिटी इन अ पर्सन बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। स्टेबिलिटी रहती है जब, मतलब कि अगर एक बंदा काम पर्सनैलिटी का मालिक है तो वो हर सिचुएशन में काम ही रहता है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी होती है। अगर जब पर्सनैलिटी की बात होगी तो उसकी जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन होगी किसी भी इंडिविजुअल की, तो वो उसको हर सिचुएशन में स्टेबल रखेगा। इट कैन ऑल्सो बी सीन एज द करेक्टरिस्टिक वेज इन विच पीपल बिहेव, ये उनके बिहेव करने की करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। द पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिलेटिवली इंड्योरिंग एंड दैट मेक अस बिहेव इन अ कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल वे। यानी वही वाली बात है कि कंसिस्टेंट रहती हैं चीज़ें, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये कैसा बोलेगा। आप क्योंकि आपको पता होता है ना कि एक पर्सनैलिटी अगर काम पर्सनैलिटी है तो वो हर जगह पे ही काम रहेगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये सारे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं पर्सनैलिटी की। अब अगर बात करें डिफरेंट थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी की तो देखते हैं। ऑल्सो नोन एज अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी, इसको अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी भी बोला जाता है। दीज आर द अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड द व्हाट, हाउ एंड व्हेन। ये तीन क्वेश्चंस होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं जो थेरीज के अंदर जो जिक्र किया जाता है, समझा जाता है, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स दैट मेकअप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जो किसी की पर्सनैलिटी बनाती है। व्हाट का क्या मतलब होता है, जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें व्हाट हम देख रहे होते हैं, क्या इसका मतलब होता है। डिफरेंट चीज़ों पर कंसिस्ट होता है ये। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्हाट वेरिएबल्स अकाउंट फॉर दीज करेक्टरिस्टिक्स, कौन से वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट फैक्टर्स कैन हैव एन इम्पैक्ट, कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड ऑन आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी पर
कौन कौन से फैक्टर्स अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद है हाउ दिस पार्ट, हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ डू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप होती हैं। पहले तो व्हाट की बात होगी ना, अब हाउ की बात, हाउ डू वी बिकम व्हाट वी आर, हम कैसे वो बनते हैं जो हम हैं। अच्छा, हाउ कैन वी मैनिपुलेट, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और मॉडिफाई आवर ओन और समवन एल्स पर्सनैलिटी, उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी या किसी की पर्सनैलिटी को। अब अगला जो पार्ट है, एस्पेक्ट है, वो है व्हेन डज पर्सनैलिटी डेवलप, पर्सनैलिटी कब डेवलप होती है। ये बात हो रही है कि जब हम पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर 3 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, व्हाट क्या है, हाउ कैसे हुई है, व्हेन और कब होती है या कब होगी। ठीक है, व्हेन इज पर्सनैलिटी मोर प्लायबल एंड मॉडिफाइबल, कब उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। व्हेन कैन अदर्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स पर्सनैलिटी मोर, कब दूसरे लोग किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना होते हैं या इनका जिक्र करना होता है, इनको डिस्कस करना होता है जब पर्सनैलिटी की डिस्कशन की बात आती है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट थेरीज हैं, उसमें सबसे पहली जो थेरी है हमारे पास वो है साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी देखते हैं क्या है। अच्छा जी, अप्रोच दैट फोकस अपॉन द अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो साइकोडायनामिक अप्रोच होती है वो अप्रोच है जो इंसान की अनकॉन्शियस को डिस्कस करती है, अनकॉन्शियस पर फोकस करती है कि अनकॉन्शियस कैसे हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा होता है। साइकोडायनामिक एस्पेक्ट या अप्रोच, इसके अंदर ये अनकॉन्शियस को जिक्र किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट बिलोंगिंग टू दिस अप्रोच बिलीव दैट अनकॉन्शियस फोर्सेज डिटरमिन आवर पर्सनैलिटी। इस वाले साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी जो अनकॉन्शियस फोर्सेज होती हैं वही हमारी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। अच्छा, अनकॉन्शियस की बात कर लेते हैं। अनकॉन्शियस का क्या मतलब है, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच वी आर नॉट अवेयर, ये वो हमारे पार्ट होता है पर्सनैलिटी का जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं, अवेयर नहीं होते, जो हमें पता नहीं होता या याद नहीं होता। अनकॉन्शियस कंटेन्स इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, डिफरेंट ड्राइव्स उसके अंदर होती हैं। इन्फेंटाइल विशेज़, यानी कि हमारी बचपन की इन्फेंट जो हमारा दौर होता है उसकी जो हमारी विशेज़ होती हैं, ठीक है, या बचकाना ख्वाहिशें होती हैं या वो ख्वाहिशात जिनका हम इजहार नहीं कर सकते। उसके बाद डिज़ायर, डिमांड्स एंड नीड्स, ये सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद होती हैं और हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, दीज इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स आर हिडन इन द अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस के अंदर होती हैं। डू नॉट सरफेस एट द कॉन्शियस लेवल, ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं आती। एट द सेम टाइम द पर्सन सीक सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ दीज ड्राइव्स एज दे कैन बी द सोर्स ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। वो कहते हैं एट द सेम टाइम, जब वो इनको फुलफिल कर रहा होता है उसी वक्त वो प्लेजर भी हासिल कर रहा होता है, सेटिस्फैक्शन भी उसको मिल रही होती है जब वो इनको फुलफिल करता है। ठीक है, वाई आर दीज ड्राइव्स हिडन देन, वो कहता है कि ये हिडन क्यों हैं, इसका देखते हैं। बिकॉज दे कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन इफ दे बिकम एन ऑब्वियस आर ओवर्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो कहता है कि अगर इसका हम इजहार करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, इश्यूज क्रिएट होंगे अगर इसका इजहार किया जाएगा, इसलिए हम इसको अनकॉन्शियस में धकेल देते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ जो आपकी सोसाइटी के अंदर अलाउ नहीं है, मिसाल के तौर पर सेक्स, अगर सेक्स की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें जो आपके इन्वायरमेंट में या सोशल लाइफ के अंदर अलाउ नहीं है, तो वो उसकी जो ख्वाहिशात नेचुरल है, ख्वाहिशात तो होती हैं, ठीक है, तो उसको दबा दिया जाता है, विश को दबा दिया जाता है। या कोई चीज़ अगर चुरानी है, चोरी की ख्वाहिश पैदा हुई, अब हमारा मुआशरा उसको अलाउ नहीं करता तो उसको भी दबा दिया जाता है। इस तरह की चीज़ कहता है अगर इसको इजहार करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, इश्यूज होंगे। अच्छा, देयर फोर दे आर द पोस्ट इन टू द डेप्थ ऑफ द अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्राइड, the most influential figure in the history of psychology, founded psychodynamic approach। सिगमंड फ्राइड ने इस अप्रोच को मतलब डेवलप किया था, वही फादर हैं, वही फाउंडर हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द बेसिस ऑफ मोटिवेशन एंड बिहेवियर लाइज इन द इनर फोर्सेज। इसने बोला कि इनर फोर्सेज पर ही डिपेंड कर रही होती है हमारी मोटिवेशन। फोर्सेज दैट आर प्री डिटर्मन्ड, ये पहले से डिटर्मन होती हैं, वो कहता है कि तयशुदा होती हैं। फोर्सेज ओवर विच ह्यूमन्स हैव लिटल कंट्रोल, वो कहता है वो फोर्सेज जिन पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। विच द पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ, जिससे वो अवेयर नहीं होता। दीज आर द अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, और ये हमारे अनकॉन्शियस, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने ऊपर जिक्र किया कि अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, वो हमारी ख्वाहिशात जो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, अब देखते हैं जी इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच, ये हेडिंग यहाँ आनी थी, यहाँ लिखी गई है।
चलें खैर समझ लीजिएगा। अच्छा, इट वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थेरी ऑफ 20th सेंचुरी की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थेरी है। इट अफेक्टेड साइकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन इन रेवोल्यूशनरी मैनर। इसने बहुत इफेक्ट किया साइकोलॉजी को, ठीक है, रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट डाला इसने, यानी कि इसने बहुत अच्छा एक पॉजिटिव या बहुत ही अहम किरदार अदा किया साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। अच्छा, ये अलग बात है कि इस पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट गेव एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। एक नया पर्सपेक्टिव दिया इसने, एज वेल एज मेंटल इलनेस को समझने का भी और बिहेवियर को समझने का भी। इट वाज द फर्स्ट थ्योरी टू रेज द अवेयरनेस दैट नॉट ऑल बिहेवियर्स इज रैशनल। इसने बताया कि तमाम बिहेवियर जो रैशनल नहीं होते, वेल थॉट ऑफ एंड प्लान्ड, मतलब कि तमाम बिहेवियर रैशनल नहीं है, उसके बाद प्लान्ड नहीं होते हैं, थॉटफुल नहीं होते हैं, ठीक है, इसने बताया था हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं। बिसाइड्स गिविंग एन इम्प्रेसिव ब्रॉड बेस्ड थेराप्यूटिक अप्रोच, इट प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीडे लाइफ फिनोमिना। मिसाल के तौर पर हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी को समझने में भी इसने हेल्प की। मिसाल के तौर पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अग्रेशन एंड प्रेजुडिस वगैरह, इसको समझने में भी इसने हमारी हेल्प की है इस थेरी ने, ठीक है। मैनी अदर अप्रोचेस बिल्ट देयर पैराडाइम ऑन दिस अप्रोच। बहुत सी जो थेरीज़ हैं, बहुत से लोगों ने इसी थेरी की बेस पर अपनी थेरीज़ डेवलप की हैं, ठीक है। कोई भी पर्सनैलिटी की थेरी जब डेवलप की जाती है तो वो सिगमंड फ्राइड की थेरी को या साइकोडायनामिक अप्रोच को समझे बगैर या इसको डिस्कस किए बगैर नहीं बनाई जाती। अच्छा, उसके बाद फाउंडेशंस ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच, इसकी फाउंडेशन की बात करते हैं। साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या है? ऑल बिहेवियर इज डिटर्मेंट। तमाम बिहेवियर जो डिटर्मेंट होता है, यानी कि प्री डिफाइंड होता है, प्री प्लान्ड होता है। एंड इट हैज़ अ कॉज दैट लाइज इन द माइंड साइक, और उसका कोई ना कोई कॉज होता है, और वो कॉज कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस में या हमारे माइंड के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, रोल ऑफ अनकॉन्शियस। अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज जनरेटेड बाई अनकॉन्शियस फोर्सेज। ये हमारी वो कहते हैं कि अनकॉन्शियस फोर्सेज होती हैं जो इसको हम जनरेट कर रही होती है बिहेवियर को, ठीक है। हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि हमारे अनकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच, ठीक है। बहुत सा इस पर क्रिटिसिज्म भी है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, इसको जनरलाइज ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस। कॉन्शियस का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें जो एस्पेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो कॉन्शियस आएगा। कंटेन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स विच वन इज इमीडिएटली अवेयर ऑफ। इस वक्त आप जो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस है। वो चीज़ें जिससे हम प्रेजेंट में अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस माइंड लेवल बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस से जो पीछे वाला लेवल होता है वो सब कॉन्शियस है। और प्री कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस क्या होता है? पार्ट ऑफ सब कॉन्शियस दैट कैन बी असेस्ड बाय डेलिब्रेट चॉइस। ये कॉन्शियस का वो पार्ट होता है। अच्छा, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस से पीछे वाला पार्ट, और प्री कॉन्शियस सब कॉन्शियस का पार्ट होता है जिसको हम कॉन्शियसली या थोड़ी सी एफर्ट के बाद याद कर सकते हैं या मेमोरी के अंदर ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब ये तो आप मेरे सामने अभी आप वीडियो को देख रहे हैं या कंटेंट को पढ़ रहे हैं, ये आप कॉन्शियस फॉर्म में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल रात क्या खाया था, तो इस वक्त आपके जहन में नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये है प्री कॉन्शियस हमारा। अच्छा, अनकॉन्शियस हमारा वो पार्ट जिसमें हमारी बहुत सी ख्वाहिशात या नीड्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, और इससे हम अवेयर नहीं होते, ठीक है। हमारा पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, कॉन्शियस का वो पार्ट है। इसके अंदर वो कहता है इसको हमने अगर अप्रोच करना है, इसको या समझना है, तो डिफरेंट तरीके होते हैं उसका ड्रीम्स, स्लिप ऑफ टंग वगैरह इसके तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसमें से मालूमात को, इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ड्रीम्स इन फ्राइडियन अप्रोच, ड्रीम्स की बात करता है। ड्रीम्स रिफ्लेक्ट अनकॉन्शियस नीड्स, डिज़ायर्स एंड इम्पल्सेस। वही वाली बात कि हमारी जो अनकॉन्शियस इम्पल्सेस, डिज़ायर और नीड्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ड्रीम्स जो हमारे आते हैं, हमें जो ड्रीम्स आते हैं। अच्छा, आगे है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या है? ड्रीम्स हैव टू लेवल्स और टाइप्स ऑफ कंटेंट। दो तरह के कंटेंट होते हैं हमारे ड्रीम्स में, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, मैनिफेस्ट कंटेंट एंड लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मैनिफेस्ट कंटेंट वो कंटेंट जो हमें एक्चुअल ड्रीम नज़र आ रहा है, जबकि लेटेंट कंटेंट हमारा जो हमें ड्रीम नज़र आ रहा है उसका जो पीछे मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग है ना, यानी कि उसकी जो ताबीर होती है, वो लेटेंट कंटेंट होता है, ठीक है। द मैनिफेस्ट कंटेंट इज़ इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म। जो सिम्बल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म बाय द ड्रीम सेंसर, अ मैकेनिज्म दैट इंश्योर। अच्छा, ये कहते हैं जो ड्रीम है, ड्रीम सेंसर इसको कन्वर्ट कर रहा होता है
और ये मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स दैट स्लीप इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड दोज डिजायर्स आर प्रेजेंटेड इन अ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म। वो ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि ये हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं ना, ये इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और हमारी नींद हो डिस्टर्ब ना हो, और ये इसको प्रेजेंट किया जाए सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में। दैट्स वाई वी एक्सपीरियंस ड्रीम्स, तो वो हमें ड्रीम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मॉडल, इसमें 3 पार्ट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। देखते हैं इड क्या है। इड द सोर्स ऑफ बेसिक ड्राइव्स ऑपरेट्स अंडर द प्लेजर प्रिंसिपल। इड हमारी वो फोर्स होती है जो हमें प्लेजर के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही होती है। किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर इड काम कर रही होती है। प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब है कि हम अपनी नीड को पूरा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर वांट्स, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। हम किसी भी चीज़ की हमें नीड है, फ़र्ज़ करें भूख ही है, तो इड जोर लगा देगी कि इसको अभी फिल करो, इसको अभी फिल करो, इसको अभी पूरा करो। जब आपका कुछ खाने को दिल कर रहा है तो वहाँ पर इड ही काम कर रही होती है कि यार इसको मैंने खाना है, खाना है, खाना है, ठीक है। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल के मतलब है कि ये चीज़ मुझे अभी, मेरी जो ख्वाहिश है अभी पूरी हो जानी चाहिए, तो वहाँ पर इड काम कर रही होती है। तो इसलिए बोला गया प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि अपनी नीड को पूरा करने की कोशिश करती है और सेटिस्फैक्शन हासिल करने की कोशिश करती है, ये इड। ईगो मीडिएट्स द लिंक ऑफ द सेल्फ विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये मीडिएट ये यानी कि ये दरमियाना रोल प्ले कर रही होती है, ईगो जो होती है, द रियल वर्ल्ड के साथ, एज वेल एज बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। सुपर ईगो और इड के दरमियान में और रियल वर्ल्ड के दरमियान मीडिएटर का काम कर रही होती है। ईगो ऑपरेट्स अंडर द रियलिटी प्रिंसिपल आर डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये या तो इन्वायरमेंट के डिमांड्स के हिसाब से काम कर रही होती है या रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। यानी कि ये इड वाला तो जिद करेगा ना, सही है गलत है, वो जोर लगाती है। ईगो वहाँ पर आके कहती है कि आप उस वे में काम करो जो सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए वो करो। जबकि जो सुपर ईगो है ये होता है गवर्नड बाय द मॉरल कंस्ट्रेंट्स। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। जो सुपर ईगो होती है ना, ये सिर्फ आपको मोरालिटी, अखलाकियात सिखाती है, मोरालिटी सिखाती है, उससे बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। ओपोज द इड आर रिप्रेजेंट द मॉरल। ये इड को ना ओपोज करती है, इड की मुखालफत करती है। इड कहती है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, जैसे तैसे, जैसे मर्जी हो। जबकि सुपर ईगो उसको मोरालिटी सिखाती है कि नहीं, उसको उसका यानी कि मुखालफत करती है इड की, सुपर ईगो, ठीक है, तो मोरालिटी सिखाती है। अच्छा, डिमांड्स ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। इट इज़ द मॉरल सेल्फ आर द कॉन्शियस ऑफ द पर्सन। जो डिमांड्स ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी होती है उसके अकॉर्डिंग लेके चलने की कोशिश करती है। इट इज़ द मॉरल सेल्फ, ये मॉरल सेल्फ भी इसको कहते हैं, द कॉन्शियस ऑफ द पर्सन भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ऑडिपल इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी टेंशन नहीं लेनी और कॉम्प्लेक्स हो तो भी टेंशन नहीं लेनी, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद है जी ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज। ये फैलिक स्टेज में आता है, इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी, सिगमंड फ्रायड की डेवलपमेंट की, वो भी देखेंगे। अच्छा, द मेल चाइल्ड बिगन्स टू डेवलप। अच्छा, इसके अंदर जो होता है ना, ऑडिपस एक लड़के का नाम है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो लड़का होता है ना उसकी जो अट्रैक्शन है वो अपनी मदर की तरफ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, फैलिक स्टेज के अंदर, यानी कि एक एज होती है इसके अंदर। अच्छा, तो इस क्या होता है कि वो जो उसकी अट्रैक्शन है लड़के की अपनी मदर की तरफ होना शुरू हो जाती है। हर तरह की अट्रैक्शन, चाहत और लव और इस तरह की ना लगाव वाली और एक पोजेशन वाली, और अपने फादर से वो जेलसी फील करना शुरू कर देता है ऑडिपल कॉन्फ्लिक्ट या कम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के अंदर जो लड़की होती है, बच्ची होती है, उसकी जो अट्रैक्शन हो जाती है अपने फादर के साथ, फादर की तरफ उसकी अट्रैक्शन होती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है और अपनी मदर से वो जेलसी फील करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ख़ुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करती है अपनी मदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो होता है अपनी मदर के साथ। ऊपर जो ऑडिपस कम्प्लेक्स होता है उसका होता है मदर की, जो ऑडिपल कम्प्लेक्स होता है उसका फादर के साथ हो जाता है, इसका मदर के साथ हो जाता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम था। तो इस तरह से होता है ये, मतलब कि ऑपोजिट जो जेंडर है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आगे है एंग्जाइटी। अच्छा, एंग्जाइटी क्या होता है, जब हमारी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी ना तो उस वक्त फिर हमें एक इशू आता है, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। एन इमोशनल स्टेट एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ फेल्ट थ्रेट टू द सेल्फ। हमारी जो ईगो को थ्रेट हो रहा होता है
या हमारी जो सेल्फ होती है उसको थ्रेट हो रहा हो, तो उस वक्त एंग्जाइटी फील होती है। एंग्जाइटी अराइजेज व्हेन ईगो कैन नॉट कोप टू मच ऑफ, जब हमारी ईगो कोप नहीं कर पाती चीज़ों को, डिमांड ऑफ द इड की डिमांड पूरी ना कर सके, डिमांड्स ऑफ द ईगो ना पूरी कर सके, एक्सटर्नल डेंजर हो, उस वक्त एंग्जाइटी होती है। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट एंग्जाइटी एंड थ्रेट ईगो यूजेज डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें अगर फुलफिल नहीं होंगी तो एंग्जाइटी हो जाएगी, और उसके बाद एंग्जाइटी से डील करने के लिए फिर ईगो क्या कर रही होती है, यूज़ कर रही होती है डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ईगो डिफेंस सिस्टम दैट मे बी डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, रियलिटी को इग्नोर करते हैं, या रियलिटी को आप कह सकते हैं कि झुटलाते हैं, ये वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। अ नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म मे बी काज्ड बाय अस फॉर कोपिंग विद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को कोप करने के लिए या उससे बचने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कुछ हुआ है ना तो हम उसको कह देंगे कि वो नहीं हुआ। क्यों हम कहते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी ऐसा क्यों करती है, वो इसलिए करती है कि हम एंग्जाइटी से बच सकें, हम जहनी टेंशन से बच सकें। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला डिस्टॉर्टिंग रियलिटी को मानने से इनकार कर देना। ठीक है, जो उसको कहना कि ये है ही नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, रिप्रेशन डिफरेंट हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट अनएक्सेप्टेबल थॉट्स बाय पुशिंग देम इनटू द अनकॉन्शियस, वो चीज़ें जो हमें मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको अनकॉन्शियस में फेंक देना, जिनको हम याद नहीं कर सकते उनको अनकॉन्शियस में फेंक देना। मिसाल के तौर पर फॉरगेटिंग इवेंट्स ऑफ द पेनफुल चाइल्डहुड, पेनफुल चाइल्डहुड के इवेंट्स, या ऐसा कोई बच्चा या बच्चे की तकलीफ़ को, या बच्चा अगर आपको तंग कर रहा है या फिर बच्चे की डेथ होगी तो उसको आप याद ना करना चाहें और अनकॉन्शियस में फेंक दें। रिग्रेशन का मतलब है कि आप किसी बचपने में चले जाएं, या बचपन के जो कोई बिहेवियर जिसमें आप इजी फील करते थे, रिलैक्स फील करते थे, सेफ फील करते थे, उसका शो करना, वो आपका रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, रिवर्टिंग बैक टू द स्टेट दैट वाज सेटिस्फाइंग, अ बॉस शोइंग अ टेम्पर टेंट्रम्स लाइक अ चाइल्ड और एक्टिंग लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह एक्ट करना वो रिग्रेशन होता है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देना डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मदर जब अपने हस्बैंड पर, एक वाइफ जब अपने हस्बैंड पर गुस्सा नहीं निकाल पाती तो वो फिर बच्चे को फेंट देती है जाके। ठीक है, तो बच्चे को पीट देती है, तो इस तरह से डिप्लेसमेंट, किसी का गुस्सा किसी पर। रैशनलाइजेशन, कोई काम करने के लिए उसको जनरलाइज कर देना, कोई काम करने के लिए उसको जनरलाइज कर देना, वो क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वंस बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए वन डेवलप्स अ सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता कोई काम करने के लिए जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, या रीजनिंग देना शुरू कर देता। मिसाल के तौर पर गोइंग फॉर अ सेकंड मैरिज, सेइंग दैट द फर्स्ट वाइफ वाज क्यूरलसम, दूसरी शादी करने की तरफ चले जाना या दूसरी शादी करने की कोशिश करना, ये कहते हुए कि मेरी पहली बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, झगड़ती है। ठीक है, वो बहुत झगड़ालू है इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये सोसाइटी में ये कबूल किया जाता है कि यार अगर आपकी बीवी अच्छी नहीं है तो दूसरी शादी कर लो। ठीक है, तो कोई सोशली एक्सेप्टेबल रीजन देना कोई भी काम करने के लिए, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है डिनाइल, रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज और एक्सेप्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स और इम्पल्सेस, मतलब कि वो चीज़ें जिनको आप जो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं या जो आपको पसंद नहीं है, उसको मानने से इनकार कर देना। ठीक है, उसको डिनाइल बोलते हैं। डिनाइल का मतलब भी मना करना होता है, मानने से इनकार करना। बीइंग अ हैवी स्मोकर बट सेइंग आई एम एन ओकेजनल स्मोकर। अच्छा, अब आप हो तो वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े स्मोकर हो, ठीक है, लेकिन आप कहते हो मैं कभी कभी पीता हूँ। ठीक है, मानने से इनकार कर देना कि आप बड़े स्मोकर हो। इसी तरह से अगर अचानक किसी बच्चे की डेथ हो जाए तो फिर माँ उसको मानने से इनकार कर देती है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो उसको भी डिनाइल कहते हैं। उसके बाद है जी प्रोजेक्शन, कोई चीज़ किसी पर थोप देना प्रोजेक्शन कहलाता है। एट्रीब्यूटिंग वंस अनवांटेड थॉट्स एंड इंपल्सेस टू अदर्स, दूसरों पर एट्रीब्यूट कर देना, थोप देना। मिसाल के तौर पर अ पर्सन टेक्स ब्राइब एंड ब्लेम्स दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेइंग हिम नॉट इनफ सैलरी। ठीक है, अब रिश्वत लेते हुए वो ये कहता है कि मैं इसलिए रिश्वत लेता हूँ कि मेरे जो इदारे वाले हैं मुझे पे अच्छी नहीं देते। तो ठीक है, इस तरह से दूसरे पर प्रोजेक्ट कर देना अपने काम को, अपने काम की वजह को। उसके बाद है सब्लिमेशन, ऐसा काम जो आप वैसे तो सोसाइटी के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन उस काम को आप सोशली एक्सेप्टेबल वे में करना शुरू कर दो। कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वैसे आप किसी पर निकालोगे तो वो पसंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप बॉक्सर बन जाओ,
कराटे सीख लो, तो उसमें सारी चीज़ें जायज़ होती हैं। आप गुस्सा भी कर सकते हो, उसमें आप लड़ाई भी झगड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब वो उसमें आपको सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता है, सोशली एक्सेप्टेबल वे में चीज़ों को लेके चलना। अच्छा, उसके बाद है क्रिटिसिज्म अगेंस्ट फ्राइडियन साइकोडायनामिक थ्योरी। जो फ्राइड ने साइकोडायनामिक थ्योरी दी थी, उस पर जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। देयर इज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ दैट मैनी साइकोडायनामिक कंस्ट्रक्ट्स अनकॉन्शियस एग्जिस्ट। वो कहते हैं ये जो उन्होंने अनकॉन्शियस की बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन खास तौर पर अनकॉन्शियस को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। कॉन्शियस के बारे में चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, एक्सपेरिमेंटली नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसके बाद साइकिक डिटर्मिनिज्म। Freudian approach is deterministic and leaves not much room for conscious, rational decision making or personal will to act. अब वो कहते हैं जो फ्राइड की डिफरेंट चीज़ें थी ना, जैसे कि कॉन्शियस के बारे में बात हो रही है, रैशनल के बारे में और डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, वो कहते हैं और फ्री विल की ये इसने नहीं की थी। ये कहता था चीज़ें सारी डिटर्मन है, पहले से प्लान होती हैं, ठीक है, पहले से तय होती हैं, तो इसलिए हो रही होती हैं, फ्री विल की बात ही नहीं करता। तो ये भी क्रिटिसिज्म था। थर्ड है हमारे पास, इट एम्फसाइजेस द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस टू मच। इसने अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। वो कहता है कि यही हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं और ये पूरी ज़िंदगी हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट उस इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4 पॉइंट, इट इग्नोर्स द एक्सटर्नल वेरिएबल्स एंड इन्वायरमेंट। इसने एक्सटर्नल वेरिएबल और इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दिया था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया या उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं बोला, साबित किया। 5 है हमारे पास, मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू जेंडर्स। दो जेंडर्स के में जो रिलेशनशिप इसने डिफाइन किया है उस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ था, जैसे वो हमने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की है। अच्छा, उसके बाद है जी लास्ट है हमारे पास, द थेरेपी बेस्ड अपॉन हिज थ्योरी इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग देयर फॉर एक्सपेंसिव। ये जो थेरेपी देते हैं ना, ये जो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड जो थेरेपी साइकोएनालिसिस है, ये बेसिकली बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए वो कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था कि यार ये इतनी एक्सपेंसिव और ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मेरे ख्याल में नहीं सही है, ठीक है। तो ये भी इन पर एक क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये साइकोडायनामिक या साइकोएनालिसिस को हमने शॉर्टली देखा है, मेन कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।